सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू सुबेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, सीरीज बन रही थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, जिसमें हम करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, हाँ जी, सेमेस्टर 6 जिसका है ना, केवल उसके लिए सीरीज एप्लीकेबल रहेगी। आज चल रहे हैं चैप्टर 7 पे। ठीक है, इससे पहले 6 चैप्टर बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट से जाइए देख के आइए फटाफट से। ठीक है, 6 चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। ये है 7वां चैप्टर और ये 7वें चैप्टर का पहला पार्ट है। इसके बाद 7वें चैप्टर का दूसरा पार्ट दोबारा आएगा। मतलब बुक में भी ऐसे ही दे रखा है चैप्टर के हिसाब से, यानी 7A और 7B के हिसाब से। ठीक है, मतलब 8 चैप्टर है पहली यूनिट के अंदर। तो ये 7वां चैप्टर है, तो इसके बाद मान लो एक और आएगा जिसको मैं 7B बोलूंगा, है वो 8वां चैप्टर। ठीक है भाई, हाँ जी, तो शुरू करते हैं। बात आती है 7वें चैप्टर। और शुरू करने से पहले सर छोटी सी चीज, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, टेंशन मत लेना, मेरी राइटिंग में नहीं है, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करना। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, है ना, आसान है। ठीक है, लेकिन एक बार सर कोशिश करना कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप करो आप जल्दी से, हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई देंगे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आता है डेफिशिएंसी इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, या फिर किस तरीके से हम उसको सुधार सकते हैं, या फिर मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आने वाले चैप्टर में हम रिफॉर्म भी पढ़ेंगे। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या डेफिशिएंसी है, क्या दिक्कतें हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। पहले दिक्कतें क्या होती हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट वही आता है, आपको बस 4 पॉइंट के अंदर पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, चैलेंजेस, यानी इंडियन बैंकिंग सेक्टर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या है, डी रेगुलेशंस। जो चलते इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें कोई भी एक काम रेगुलरली होता ही नहीं है, मतलब कि डी रेगुलेशन होता है, यानी हर तरह से कोई ना कोई चीजें चेंज होती रहती है। इसलिए रेगुलेट करना इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, हमारी इंडियन सोसाइटी को बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पुराने जमाने में जब हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था, उतना कैश नहीं होता था, उस टाइम में बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम ज्यादातर पैसा अपने पास रखते थे या फिर जमीनों में दबा के रखते थे। तो स्टार्टिंग में जब हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में आना चालू हुए, तो फिर हमें पता चला भाई बैंक की जरूरत पड़ गई है। तो धीरे धीरे बैंक बनाया गया। स्टार्टिंग में बैंक क्या करते थे, खाली पैसे डिपॉजिट करते थे और लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन आगे आगे चलते चलते देखा कि बैंक वाले और भी काम कर सकते हैं। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने क्या सोचा, क्यों ना और जगह हाथ पैर मारे जाए, कि अब बैंक वाले क्या करते हैं, अब लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, चलान इशू करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। अलग अलग देखा कि लोग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के लिए बिजनेस अकाउंट बन गए हैं। ठीक है, अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चालू कर रहे हैं, कभी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कभी डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी। ठीक है ना, हाँ जी, यानी बैंक वाले आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट, मतलब कि जो लोग है ना वो अपनी इनकम ना, देखो क्या होता है बेसिकली, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अपने कॉमर्स के अंदर बिजनेस में पहले से ही पढ़ रखा है। पहले जो था सिंपल तरीका था, किसी के लिए कोई काम करो और उसके बाद पैसा कमाओ, बस इतना सा हम जानते थे कि काम करने से पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल लोग ना खुद का बिजनेस करना चालू कर चुके हैं। ठीक है, इससे पता है क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले लोग जो थे इतना कम कमाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ज्यादा कमाने लग गए हैं, जिसकी वजह से आ गई है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। तो गवर्नमेंट टैक्स काटती है, और टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए लोग अलग तरीके से पैतरे आजमाते हैं, यानी कभी ये काम कर लेते हैं, कभी वो काम कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से कमा लेते हैं, थोड़ा वहां से कमा लेते हैं, गवर्नमेंट को बताएंगे भी नहीं। मतलब गवर्नमेंट से बचने के लिए गवर्नमेंट से बचने के लिए पब्लिक अलग तरीके से पैसे कमा रही है। ठीक है ना, और अलग अलग पैतरे आजमा रही है। तो बैंकिंग सिस्टम को भी जरूरत पड़ेगी, भाई अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, तो हमें भी टैक्स जो है अलग अलग तरीके से चार्ज करना पड़ेगा। लोगों की हेल्प भी अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोग देख रहे हैं, तो उनके साथ ही हमें मैचअप करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो रेगुलर तरीके से चल नहीं सकता। हर बार बैंकिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, मतलब कुछ ना कुछ अपडेट लाने पड़ते हैं। सिंपल बात है ना। तो इसलिए डी रेगुलेशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, हर बार मतलब कि उसे इवॉल्व करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो डी रेगुलेशन की वजह से, मतलब लोगों के चेंजेस एनवायरनमेंट की वजह से बार बार क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम को चेंज होना पड़ता है। सिंपल है ना, समझ गए हो गया आराम से। न्यू रूल्स, अब क्या होता है, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं जिसका वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स ना भरना पड़े, तो इस वजह से वो अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, छुपा छुपा के, जिसे ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में चलेंगे। तो न्यू रूल्स यानी कि आरबीआई को ना नई नई गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, या फिर आरबीआई को नई नई गाइडलाइंस लानी भी पड़ती हैं। किसके लिए, उन लोगों के लिए जो पैसे छुपाना चाहते हैं। सिंपल, हाँ जी, आरबीआई को नई नई गाइडलाइंस लानी पड़ती है उन लोगों के लिए जिसके लिए क्या करते हैं, जो लोग पैसा छुपाना चाहते हैं। तो उनसे पैसा रिकवर करने के लिए, उनसे पैसा हासिल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, नए नए रूल्स लगाती रहती है। किसके ऊपर, नए नए रूल्स लगाती रहती है, किसके लिए, बैंक्स के लिए, ताकि बैंक्स वाले क्या कर सके, आराम से
नए नए रूल्स के थ्रू उनसे पैसा रिकवर कर सके। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, नया रूल आया, जो लोग पैसा उससे कमाते हैं, किससे, गेमिंग चैनल से, या फिर कुछ लोग उससे कमा रहे हैं ना, आजकल क्या आ गया, क्रिप्टो आ गया। हाँ जी, तो लोग अगर कोई क्रिप्टो से पैसा कमाता है या फिर कोई लॉटरी से पैसा कमाता है, तो पहले उतना हार्श रूल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि अगर कोई क्रिप्टो से पैसा कमाता है या फिर कोई गेमिंग चैनल से पैसा कमाता है तो फिर उस पर भी टैक्स लगेगा, और आराम से अच्छा खासा टैक्स लगा दिया 30% के आसपास, है ना। हाँ जी, तो अगर कोई इस तरीके से पैसे कमाता है तो सीधा 30% टैक्स। तो नए नए रूल्स लाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को अगर आप नए नए तरीके खोजते हो पैसे कमाने के लिए। तो बात आती है एफिशिएंसी। क्या अब देखो इतने सारे काम हो गए बैंक्स के, क्या बैंक एफिशिएंसी दिखा सकता है? हाँ, एफिशिएंसी डिपेंड करता है वर्कर्स पे होता है, वर्कर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, है ना। लेकिन सच बताऊं तो बैंक का जो मेन काम था ना, उस मेन काम से वो पीछे हटता जा रहा है, और ना क्या बोलते हैं, जो एफिशिएंसी वाले काम है ना, वो मतलब कि जो अलग तरीके के काम है ना, उन पे ज्यादा फोकस हो रहा है। क्योंकि बैंक का मेन काम क्या था, पैसे डिपॉजिट करना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। अब मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आप 10 बैंक में जाओगे ना, 10 बैंक में से 4 बैंक तो ऐसे पक्का निकल जाएंगे जो बोल देंगे सर आप यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि आपका अकाउंट जो है या फिर जो आपका बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस को बीट नहीं कर पा रहा। जैसे एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस की लिमिट है 10,000। अब मान लो कोई बंदा ऐसा है जो 1000 रुपए ही जमा करवाना चाहता है, या फिर गरीब इंसान है कोई 1000 रुपए, भाई बहुत होते हैं 1000 रुपए गरीबों के लिए। हाँ, हम जैसों के लिए तो अलग बात है कि मतलब हम जैसे भी क्या करूं, मैं भी गरीब ही हूं, आप जैसे के लिए अलग बात है कि आप मोटी पार्टी है तो भाई आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। लेकिन 1000 रुपए एक्चुअली में जो गरीब इंसान है ना उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर वो 1000 रुपए जमा करना चाहता है तो एचडीएफसी में वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे तो मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना पड़ेगा, है ना भाई। तो इस तरीके से बैंक जो मिनिमम जो मेन काम होता है ना उसको छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कि कुछ जो नई फैसिलिटी आ रही है, क्योंकि उनका मेन काम क्या हो गया, अभी उनका मेन काम हो गया पैसे कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की केवाईसी कर रहे हैं, लोगों को स्कीम्स बांट रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी जिस काम में दिखनी चाहिए थी वो काम उनकी हटती जा रही है, क्योंकि उनका मेन गोल वहां से शिफ्ट होता जा रहा है। उसके बाद हाँ जी, डिफ्यूज कस्टमर लॉयल्टी, और इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर की लॉयल्टी खोते जा रहे हैं। मैंने बताया ना चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं बैंकों को, तो डिफ्यूज कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर्स की लॉयल्टी जो है वो फेस मतलब चैलेंज जो है बैंक्स वाले वो खोते जा रहे हैं। आप खुद ही देखोगे ना, कई बार बैंकों में सर्वर डाउन होता है, या फिर कई बार बैंक ट्रांजेक्शन लेने से मना कर देता है, लिमिट लगा देता है कि आप इतनी ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो भी उसे काम करना है उसमें दिक्कत आ जाती है, चेक क्या कई बार बाउंस हो जाता है, या फिर जो भी मतलब बार बार बैंकों के पास जाना पड़ता है। जो भी बिजनेसमैन है उनको ज्यादा पता है भाई, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको ज्यादा पता है बैंक में कितनी दिक्कत आती है। या तो आजकल तो आप सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ऑनलाइन पेमेंट में भी पता है बैंक के सर्वर कितनी बार डाउन होते हैं, किस तरीके से काम करता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूज कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो छिन जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना कंपटीशन बढ़ चुका है, एक बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक है। तो हम देखते हैं उसका बैंक तो उस टाइम पे सही चल रहा है, मेरा बैंक ही नहीं चल रहा, बस मैं ही ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो वाला बैंक ऑनलाइन पेमेंट करने दे रहा है, अलाउ कर रहा है ना। तो डिफ्यूज कस्टमर लॉयल्टी की भी बात आ जाती है। उसके बाद आता है मिसअलाइंड माइंडसेट। मिसअलाइंड माइंडसेट होता है मतलब जो माइंडसेट है ना वो चेंज कर देता है बैंक, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनका माइंडसेट चेंज करने में लगा हुआ है, मतलब इतनी जल्दी चेंज करने में लगा हुआ है कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो मेरे दादा दादी हैं या फिर पापा मम्मी हैं, इनका माइंडसेट अभी भी वैसे ही है कि भाई बैंक्स जो है पैसे जमा करने के लिए, तो जितने भी आप इनकम कमाते हो उसको जाके कहाँ पे जमा करो, बैंक में जमा करो। लेकिन वहीं पे बैंक वाले खुद आते हैं और मैसेज करते हैं मेरे पापा को बार बार कि भाई आप अपने पैसे यहाँ पे मत रखो, आप अपने पैसे एफडी में रखो ताकि आपको हायर रिटर्न मिले। यहाँ तक ठीक है। बैंक उसके बाद कहते हैं आप अपने पैसे यहाँ पे मत रखो, आप अपने बैंक मतलब बैंक कहते हैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड में रखो ताकि आपको हायर रिटर्न और ज्यादा मिल सके, है ना। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिससे आपको हायर और मिल सके रिटर्न, है ना। मतलब अलग अलग चेंजेस बैंक वाले करते जा रहे हैं और वो चेंजेस बताते जा रहे हैं किसको, कस्टमर्स को, और कस्टमर्स सोचते जा रहा है अब ये करूं या ये करूं या फिर ये करूं ये करूं। मतलब बैंक ने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और कस्टमर उसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज होता जा रहा है। तो इसी वजह से हाँ जी मिसअलाइन क्या होता है माइंडसेट हो रहा है, मतलब कि बैंक से ना विश्वास उठता जा रहा है। मतलब अब कस्टमर सोचता है, मतलब कि कस्टमर सोच रहा है कि बैंक ना कमाने के लिए बैठा हुआ है, हमारे क्या होता है पैसे सेव करने की बजाय, ठीक है। हाँ जी, पहले हम सोचते थे कि बैंक में हमारा पैसा सेव रहता है, अब ये हम सोचते हैं कि भाई क्या बोलते हैं बैंक खुद कमाने के लिए बैठा हुआ है तो हम अपना पैसा अपने पास ही रखें, ज्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल पता है लोगों ने ऑनलाइन भी चालू कर दिया ना भाई, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ सॉरी शुक्र है। हाँ जी, आजकल पता है क्या है, लोगों ने अलग से कमाना चालू कर दिया है भाई, ऑनलाइन कमा रहे हैं कुछ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही लोग ऑनलाइन कमाना चालू कर चुके हैं। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है, चेंजेस आ रहे हैं बैंकों में। फिलहाल आगे चलते हैं, मैं भूल गया क्या टॉपिक बता रहा था मैं, छोड़ो। हाँ जी, कंपिटेंसी गैप। कंपिटेंसी गैप क्या होता है, अब पता है कंपिटेंसी गैप क्या है गैप, इसमें ना बैंक वाले क्या कर रहे हैं, सुनिए, जो बैंक वाले करते हैं, जो भी बेटर पर्सन होगा ना किसी काम को करने के लिए उसको हायर करते हैं।
किसी काम को करने के लिए जो बेटर पर्सन है उसको हायर करते हैं, आसान है। यानी कि वो एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं बैंक वाले। यानी जैसे मान लो मेरे को कोई काम करने के लिए बंदा चाहिए, जब मान लो मेरे को एक टाइपरिंग मतलब कि मेरे को ना नोट्स बांटने हैं, नोट्स बनाने के लिए मेरे को एक टाइपर चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और जो भी आप में से बेस्ट होगा आपका टेस्ट लेके टाइपर रख लूंगा। मतलब वो जो टाइपिंग वाला है वो सबसे बेस्ट है अपने काम में, सिंपल बात है। और मैंने बोला भी है तू अपने काम में फोकस कर तो अपनी एफिशिएंसी दिख पाएगी। तो बैंक वाले हर एक बंदा लगा रखा है हर एक जगह पे जो कि अपनी एफिशिएंसी निकाल के दे रहा है ताकि बैंक क्या हो और तेजी से ग्रो करे। लेकिन दिक्कत यहीं पे आती है, क्या आती है? कंपिटेंसी गैप। यहाँ पे गैप बन जाता है, कंपिटेंसी गैप बन जाता है। मतलब अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो कस्टमर बवाल हो जाता है। पता है क्या? सुनिए, जो बंदा हमने लगाया वो अपने काम को करने में परफेक्ट है, जो दूसरा बंदा हमने लगाया वो अपने काम को करने में परफेक्ट है, ठीक है। तो हम कस्टमर हो गए, हम गए उसके बंदे के पास, सर आप ये काम कर दो, तो वो बोल रहा है मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा सा काम हल्का सा होता है, मतलब हल्का सा चेंज होता है उससे, मतलब कि वही काम करना है उसको लेकिन हल्का सा चेंज है। जैसे मान लो एक डिपॉजिट करने वाला बंदा बैठा दिया बैंक वालों ने, ठीक है, हाँ जी, और जो क्या बोलते हैं विड्रॉ करने वाला बंदा है वो आज आया नहीं, तो जो डिपॉजिट करने वाला बंदा है वो तो किसमें परफेक्ट है? किसमें? डिपॉजिट करने में। तो इसलिए हमने उससे बोला सर हमें ना थोड़ा सा डिपॉजिट भी करवाना है और थोड़ा सा विड्रॉ भी करवाना है। तो डिपॉजिट तो वो फटाफट कर देगा, लेकिन वहीं पे बात आई विड्रॉ की, तो वो बोलेगा मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हूं, आपको दूसरे टेबल पे जाना पड़ेगा। मतलब बैंक वालों ने हर काम की एफिशिएंसी निकालने के लिए एक बंदा बैठाया हुआ है, लेकिन वो परफेक्ट है अपने काम में, लेकिन वो क्या कर देता है, अब सीधा बोल देता है सर ये इस काउंटर ये वाला नहीं है, आपको उस काउंटर पे जाना पड़ेगा। फिर उस पे जाते हैं तो वो बोलता है वो बंदा आया नहीं है, वो दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा। फिर उस पे जाते हैं वो बोलते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं, दूसरे पे हो। मतलब जैसे आपने सुना है ना कि एक जगह से एक टेबल से दूसरी दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पे जाते रहते हैं लोग, वैसे ही काम चलता रहता है, यानी एक टेबल से दूसरी टेबल पे खिसकाते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इससे बनता है कंपिटेंसी गैप। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, मतलब कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाती, कई बार ये दिक्कत होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद छोटे मोटे चैलेंजेस और भी आते हैं, जैसे कि ये वाला क्या, एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंक का, ठीक है, हाँ जी, वही करने वाले, बस खत्म, सिंपल है। हाँ जी, तो चैलेंजेस बैंक के सामने जो आते हैं वो चैलेंजेस मैंने लिखवाए हैं कि अलग तरीके से बैलेंस बैंक को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब अगली बात आती है एनपीए इन बैंक्स, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंक। आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब सुनिए, एसेट्स क्या होता है बैंक वालों के लिए? हमारे लिए तो हमारी संपत्तियां एसेट्स होती है, लेकिन बैंक वालों के लिए नहीं। बैंक वालों के लिए एसेट्स कौन से होते हैं? बैंक वालों के लिए वो लोग एसेट होते हैं, वो पर्सन एसेट होता है जो बैंक वालों से लोन लेके गया है ना। बैंक वालों के लिए वो इंसान एसेट होता है जो बैंक से क्या लेके गया है? लोन लेके गया है। सिंपल बात है ना, क्योंकि बैंक से अगर वो लोन लेके गया तो बैंक उनसे इंटरेस्ट कमाएगा, सिंपल है ना। हाँ जी, और उनसे लोन भी, पैसे लोन की रिकवरी भी कर पाएगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से वो बैंक वालों के लिए क्या बन गया? एसेट बन गया, क्योंकि उसी से बैंक वाले फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही, मतलब कि ऐसा बंदा जो बैंक से लोन लेके तो गया है लेकिन ये बाद में रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, इस तरह के बंदों को बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक वालों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी है? ऐसे बंदे जो बैंक से बैंक लोन लेके गए हैं लेकिन वो उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये एसेट कौन सी है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक की एसेट तो है, कभी ना कभी मिलेंगे तो पैसे, लेकिन अभी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ जी, तो बात आती है अगला टॉपिक, कॉजेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण क्या होते हैं या फिर बंदे क्यों नहीं पेमेंट कर पाते उसके। तो पहली चीज, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, यानी गवर्नमेंट ने ना कुछ सेक्टर के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है देखो बैंक का मेन काम है मोटिव पैसे कमाना, तो अगर गवर्नमेंट बैंक वाले एक्चुअल में उसके लिए काम करें ना तो वो बना लेंगे, उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, ये वाली दिक्कत बैंक वालों के पास बहुत ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ना एक सेक्टर जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर रखा है, प्रायोरिटी सेक्टर में रख रखा है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दो, तो बैंक वालों को देना पड़ेगा लोन, है ना। और बैंक वालों को अगर पता है पहले से ही कि भाई वहां से पैसा वापस नहीं आने वाला, वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे वापस, ठीक है, उनको बैंक वाले चाहते किसके है कि जो आप हाउसिंग वाले हैं ना, जैसे घर बनाना है आपको, गाड़ी का लोन चाहिए, तो फिर इन सब के लोन दे, बिजनेसमैन को लोन दे, समझ में, ताकि उनसे पैसा रिकवर हो। लेकिन गवर्नमेंट की वजह से बैंक वालों को किसको लोन देना पड़ता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को, है ना, जिससे पैसा रिकवर भी नहीं होने वाला। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब 40% जो क्रेडिट है ना, मतलब बैंक अगर 100% पैसा लेके बैठे तो उसमें से 40% तो जाता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, और बाकी 60% जो है वो बाकी लोगों पे, इंडस्ट्री पे या फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर के आसपास जाता है लोन के तौर पे। और 40% जो पैसा है वो चला जाता है ऐसे सेक्टर में जहां पे बहुत कम उम्मीद होती है कि पैसा वापस आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारी क्रिएट होती है कि वो लोग पैसा नहीं दे पाते। किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से। आगे चलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नेचर। टाइम कंज्यूमिंग नेचर मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो
उसका कारण क्या है, वो बनती क्यों है, तो टाइम कंज्यूमिंग नेचर। कई बार क्या होता है, लोग बोल देते हैं भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम बाद में देंगे, हम बाद में देंगे, हम बाद में देंगे, तो बाद में डीले करते करते ना वो बन जाती है एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसी एसेट जिससे पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। हाँ जी, मैनिपुलेशन ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स कई बार क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब जिन्होंने लोन लिया बैंक से वो मैनिपुलेट करते हैं, यार अभी पैसा नहीं आया, अभी गाड़ी नहीं आई है, अब फिर अभी मैं इलाज करवाने में लगा हूं, अभी मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा वापस, ठीक है। हाँ जी, तो डेटर किसी तरीके से ना बैंक को बहलाते फुसलाते, मतलब मैनिपुलेट करते हैं कि अभी पैसा नहीं है, बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, इस वजह से क्या बन जाती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद पोस्टपोनमेंट, क्या लिख दिया मैंने, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू शो हायर अर्निंग, यानी कि क्या कर देते हैं कुछ लोग, पोस्टपोन कर देते हैं पेमेंट को, यानी कि अभी मान लो आज पैसा देना था, तो बैंक वाले बोलते हैं, मतलब जो आम जनता है जो लोन लेके गई है वो बोलती है बैंक वालों को कि ना सर अभी मेरे पास पैसा, आप मेरे को आप पैसा चुकाना था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी पैसा चुका दूं, लेकिन पता है क्या बात है सर, आप अगर मेरे से 1 महीने बाद पैसा लोगे ना तो मैं आपको 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना अच्छा पैसा आने वाला है 10 गुना। बैंक वाले किस लिए बैठे, पैसे कमाने के लिए, तो सोचते क्यों ना 1 महीना और देख लेते हैं, तो 1 महीने के बाद वो जाते हैं तो बोलते पता ही कुछ नहीं है ना भाई। हाँ जी, यानी पोस्टपोन कर देते हैं प्रॉब्लम्स को और कहते हैं अभी हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको बाद में चलते हैं, हमको जो लोन देना था हम आपको बाद में देंगे, ठीक है। और बैंक वाले मान जाते हैं, क्यों, हायर अर्निंग के चक्कर में, क्योंकि बैंक वालों को हायर अर्निंग से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, कॉज मतलब कि बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्रिएट करते हैं, मतलब ये बैंक में ऐसा हो जाता है कि भाई बैंक में पैसा आ ही नहीं रहा उन परफॉर्मिंग, मतलब उन एसेट से, मतलब वो लोग लोन चुका ही नहीं रहे, ठीक है, उनके ये कारण है। अच्छा, थोड़ा सा ना अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करते हैं, यानी कि मेजर पर्सपेक्टिव बिहाइंड एनपीए, यानी कि एनपीए क्यों बनती है, या फिर बड़े लेवल पे हम देखेंगे कि एनपीए क्या होता है, किस तरीके से बनती है, या फिर क्यों बनती है, मतलब लोग पैसे पेमेंट क्यों नहीं कर पाते, उसका थोड़ा बड़े लेवल पे देखते हैं। बड़े लेवल पे मतलब हाँ जी, 2 फैक्टर्स होते हैं, सुनिए, मेजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2 फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या होते हैं एनपीए क्यों बनती है। तो पहला होता है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। लोग बैंक को पेमेंट क्यों नहीं कर पाते, उसके मैं बता रहा हूं 2 कारण, पहला इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, फंड फॉर वन गोल बट यूज फॉर अनदर, यानी लोग क्या करते हैं, एक चीज के लिए लोन लेते हैं और उस पैसे को यूज करते हैं किसी और काम को करने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, इस वजह से जो बैंक होता है वो वेरीफाई नहीं कर पाता कि उसने वो काम किया या फिर नहीं किया, और उस वजह से वो लोग लोन की रिकवरी नहीं कर पाते टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो काम अभी हुआ ही नहीं है। आगे, प्रोजेक्ट नॉट फॉर कंप्लीटेड इन टाइम, जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वादा किया था जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब बैंक को इंटरेस्ट हम चुका देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता, तो इस वजह से बैंक के लिए भी हम क्या बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हम चुकाते ही नहीं उन्हें, ठीक है। पुअर रिकवरी, मतलब बैंक वाले कई बार कुछ टाइम ऐसा होता है कि रिकवर ही नहीं कर पाते, पेंडिंग केस इतने पड़े रहते हैं कि भाई बैंक वालों के पास मैनेजमेंट इतना नहीं है कि वो रिकवर कर पाए टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, बैंक उनको भी रिकवर नहीं कर पाता, जैसे विजय माल्या सर जी, है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो बाहर है, मतलब कि ये तो फैक्टर थे जो अंदर थे, मतलब कि बैंक के कंट्रोल में थे, बैंक कंट्रोल कर सकता था मगर उसने किए नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर है कि जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उनकी वजह से भी कई बार बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सुनिए ध्यान से, कैसे, लीगल सिस्टम, कई बार गवर्नमेंट कहती है कि माफ कर दो इनका लोन, सुनिए, तो आज बैंक वाले नहीं चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया माफ करने के लिए, तो इस वजह से उन्हें माफ करना पड़ेगा उनका लोन, इसलिए वो क्या बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं जो लोग लोन लेके भगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कई बार क्या होती है इकोनॉमी में, स्कार्सिटी होती है रॉ मटेरियल की, मतलब रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मान लो मैंने घर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए हैं, ठीक है, तो पैसे में तो मैंने ले लिए, लेकिन अब देख रहा हूं कि स्कार्सिटी हो चुकी है, ईंटें बनी नहीं रही है, बारिश का मौसम आया, ईंटें बनी नहीं रही है, तो मैं घर बना नहीं सकता, इसलिए डीले होते जा रहा है, तो इस वजह से बैंक ने मेरे को लोन क्यों दिया था, घर बनाने के लिए, तो क्या वो रिकवरी कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर बना ही नहीं है, सिंपल है ना। हाँ जी, तो इस वजह से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हो जाती है। इंडस्ट्रियल रिसेशन, कई बार इंडस्ट्री में रिसेशन आता है, मंदी आती है तो लोग खर्चा ही नहीं करते, तो इस वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट होती है। और लास्ट, फेलियर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग ड्यू टू अदर कंट्रीज, कई बार क्या होता है कुछ अदर कंट्रीज की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि फेलियर हो जाती है, हमारी पेमेंट नहीं आती, क्योंकि बैंक वाले हमारे देश में लोन थोड़ी ना देते हैं, विदेशों में भी तो लोन देते हैं, तो विदेशों में अगर कोई क्राइसिस चल रहा है तो हम उनसे लोन थोड़ी ना मांग सकते। जैसे मान लो अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसने लोन ले रखा है, ठीक है, हम उससे लोन का मतलब इंटरेस्ट मांगते हैं, अपना लोन वापस मांगते हैं, लेकिन क्या हो गया, वहां पे भूकंप आ गया और वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइज है, क्या उससे लोन मांग सकते हैं? तो अदर कंट्रीज की वजह से भी कभी बार हम क्या बोलते हैं अपने पैसे नहीं मांग सकते, इसलिए बोलते हैं नॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉट परफॉर्मिंग एसेट,
ठीक है, क्रिएट होती है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसके अंदर आपने क्या सीखा, आपने सीखा बैंक क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती हैं और वो कैसे क्रिएट होती है, इंटरनल फैक्टर भी और एक्सटर्नल फैक्टर भी। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से, ये घुटना कोहनी सब दिख रहा है ना आपको, इन सब से, मतलब नाखून के ये छोटा वाली उंगली का नाखून है ना, इस नाखून से भी आपको थैंक यू है। ठीक है, अगर आपने पहले से कर रखा है सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है ना, हाँ जी, हमारा चैनल आपने मेरा ही है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स, तो याद रखियो विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, हाँ जी, तो सब्सक्राइब कर देना आराम से बाद में। ठीक है, तो मिलते, आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल आप, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। अरे हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा भाई है जो आप, जिससे आप बात करोगे तो ज्यादा परेशान ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय बाय। Yes.